काफ़ी हैं जिसमें जो ऐसे लोग जिनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम हैं कि जिसमें सज़ा जो है ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक हो सकती है, तो उसमें क्या प्रोविज़न है कि अगर वो अपना जुर्म जो है इकरार करता है तो उसमें क्या प्रोविज़न है, कानून में क्या प्रावधान है उसके। पार्टी की तरफ से यहाँ पे इस जेल के अहाता में आपके लिए अवेयरनेस कैंप मुख्तलिफ हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। रिसेंटली जो हमारा इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें एक अमेंडमेंट लाई गई साल 2005 में, और एक नया एक कानून और एक नई चीज प्ली बार्गेनिंग, जिसका हमने यहां पे कैंप लगाया है, इसको ऐड कर दिया गया। प्ली बार्गेनिंग का ये मकसद है, और सिंपल अगर हम बताएं, सिंपल आपको डिफाइन करके बताएं कि जो एक्यूज है, जो मुल्जिम है, वो ट्रायल शुरू होने से पहले जब चालान पेश होता है कोर्ट में, वो वहां पे कहता है कि वो एक्सेप्ट करता है कि मैंने जी ये क्राइम किया है, मैंने ये क्राइम किया है, ट्रायल शुरू होने से पहले। तो उस इवज में उसको जो है सजा कम दी जाती है। क्या दी जाती है? कम दी जाती है। तो इसी को हम प्ली बार्गेनिंग कहते हैं। इस पे हमने जो है यहाँ पे आज यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। अगर दूसरे अल्फाजों में कहें, सब आप इंग्लिश जानते हो, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं दूसरे अल्फाज में। जहां से हमारा जो सीआरपीसी है उसमें जब अमेंडमेंट लाई गई क्रिमिनल लॉ में, तो एक्सप्लेन किया गया किन किन लोगों को, किन किन मुल्जिमों को, किन किन एक्यूज को प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट मिलेगा। आपको मैं इसकी पहले एग्जांपल दूंगा। साल 2019 में कई फॉरेनर्स से हमारी कंट्री में जब लॉकडाउन लगा, कोविड-19 की पैंडेमिक का लॉकडाउन लगा ना हमारी कंट्री में, कई फॉरेनर्स यहां पे आए थे, जिसमें आपने सुना, टीवी पे आपने देखा होगा, न्यूज पे तबलीगी जमात का भी बड़ा हुआ था, न्यूज में चला था कि उन्होंने जी वायलेट किया, जो वीजा कंडीशन थी उनको वायलेट किया, या कोविड-19 की जो गाइडलाइन थी लोगों ने वायलेट की, कोई फॉरेनर्स थे, उन्होंने इसका बेनिफिट उठाया प्ली बार्गेनिंग का। उन्होंने कहा जनाब हम अपना जो ऑफेंस है हम इसको तस्लीम करते हैं। कोर्ट में उन्होंने कहा जो प्रोसीजर था इसे तस्लीम करन, उसके इविज में ऑनेबल कोर्ट ने उनको रिलीज कर दिया। क्या कर दिया? कोई फाइन डाला, जो भी फाइन था, फाइन उन्होंने उनका एक्सेप्ट किया और उनको रिलीज कर दिया। अगर वो कंटेस्ट करते हैं उस केस को जो उन्होंने वायलेट किया, तो प्रोसीजर लंबा था, लेंथी था। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, उसका आर्टिकल 21 है जो कहता है कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। तो उसी स्पीडी ट्रायल को मद्देनजर रखते हुए प्ली बार्गेनिंग को शामिल कर दिया गया। और इसका एक और कौन अब प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट ले सकते हैं, कौन से मुल्जिम है वो जो इसका बेनिफिट ले सकते हैं, कौन से केसेस हैं? 7 साल तक जिसमें सजा है, जिसमें ऐसी कुछ ऑफेंसेस हैं जिनकी 7 साल तक सजा है। जिस भी ऑफेंस की 7 साल तक सजा है उसका जो मुल्जिम है उसका बेनिफिट ले सकता है। वो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है ट्रायल से पहले। जब कोर्ट में चलान है, एप्लीकेशन फाइल करनी है। एप्लीकेशन जब वो फाइल करेगा तो कोर्ट की तरफ से नोटिस इशू किया जाएगा प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर को, पीपी साहब को, और जो कंप्लेनेंट है जिसने वो पर्चा चाक करवाया था
उसको भी नोटिस जो है सर्व किया जाएगा। बाद में जब दोनों पीपी साहब भी कोर्ट में हाजिर होंगे, कंप्लेनेंट भी होगा और मुल्जिम भी होगा, तो इन कैमरा मुल्जिम को एग्जामिन किया जाएगा कोर्ट में कि वो अपनी मर्जी से इकबाल जुर्म कर रहा है, कोई दबाव तो नहीं है, को अनड्यू उसको कोई इन्फ्लुएंस में तो नहीं लाया गया है, कोई कोर्शन तो नहीं है, जिसके बाद प्ली बार्गेनिंग की उसको एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा और उसकी सजा जो है कम करके कम की जाएगी। ठीक है, तो यह है प्ली बार्गेनिंग का, यहां पे बताया मैंने आपको। लेकिन प्ली बार्गेनिंग का जो बेनिफिट है वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर ही ले सकता है, जिसने पहली बार जुर्म किया है। बार बार कोई क्राइम कर रहा है तो उसको इसका बेनिफिट नहीं है। या कहीं यहां पे आप इनमेट्स हैं जो हीनियस क्राइम है, जिसमें डेथ पेनल्टी है, जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा है, उम्र कैद की, वो कैदी जो है, वो इनमेट जो है, प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उनको इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है हमारी इस कंट्री में। प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 में ये एक्ट बना है कि इसका मकसद है कि रिहेबिलिटेट करना, जिनका अच्छा बिहेवियर रहेगा सजा के दौरान। किसी को सजा हो गई, जब उसका बिहेवियर कंडक्ट अच्छा रहेगा तो इसमें भी प्रोविजन है कि उसको रिहा किया जाए। लेकिन प्रोबेशन में भी पहली एक ही बार जो है उसको छोड़ा जाएगा, बार बार नहीं। कोई बार बार जुर्म करेगा, इसका मकसद क्या है कि उसको, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं, कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, तो जब कोई पहली बार उसका कंडक्ट अच्छा रहेगा, अगर उसको हम बार बार उन कैदियों के साथ रखेंगे तो कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा लग जाता है, सोहबत का असर पड़ता है। तो इसी तरीके से कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कुछ हैं, क्या कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनको ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कंपाउंड किया जा सकता है। 279 आईपीसी है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, स्टंट बाइकिंग करता है, तेजी में एक्सीडेंट हो जाता है, जख्मी हो जाता है, 337 में एफआईआर रजिस्टर करती है पुलिस, 279 में करती है। तो इन केसेस में कंपाउंड हो सकता है आपका जुर्म। इसमें आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि हाँ, मैं कन्फेशन करता हूं, मैं गिल्ट अपनी एडमिट करता हूं। तो इसमें भी ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से रिलीज किया जाता है। जो प्ली बार्गेनिंग है, जो स्टेटमेंट इसका होता है प्ली बार्गेनिंग में, जो भी एक्यूज है वो कहता है हाँ जी मैंने एक क्राइम किया है, कंडीशन जो सेट होती हैं, तो इसमें जो बयान वो एक बार देता है, इस बयान को दूसरी जगह इस्तेमाल ये नहीं होगा। और इसके अलावा इसकी जजमेंट जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने ओपन कोर्ट में देनी है, वही साइन भी करनी है। और प्ली बार्गेनिंग में जो इकबाल जुर्म करता है मुल्जिम, इसकी कोई भी अपील नहीं है, इस जजमेंट की कोई भी अपील। इसका मकसद ही है स्पीडी ट्रायल, और जो लिटिगेशन पे कास्ट आती है, एक्सपेंसेस आते हैं, उनको बचाना। आ गई आपको समझ? कोई आपका कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड? क्वेश्चन है सर, बोलिए। अब बता दीजिए कि कौन से 379 जिस तरह होता है आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का, थेफ्ट केसेस, चोरी करना, 420 आता है आईपीसी का, धोखाधड़ी करना किसी के साथ, इस तरह के ऑफेंसेस जो हैं इसमें आते हैं। आगे जी समझ आपको? चोर करी,